नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूजीसी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, परंतु इसके बारे में एक सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर ये एग्जामिनेशन क्या है, ये किस प्रकार से आपकी सहायता करता है और आपका आगे जो भविष्य है उसको बनाने में किस प्रकार से ये सहायता कर सकता है, और साथ साथ इसको क्वालिफाई कैसे करें, और साथ साथ जो बिगनर्स हैं स्पेशली बिकॉज वो एक लैक ऑफ गाइडेंस की जो बेसिकली समस्या है उसको इस वीडियो में मैं केटर करने वाला हूं। बहुत सटीक तरीके से सिंपल भाषा में मैं आपको बताने जाता हूं कि यूजीसी जेआरएफ एग्जामिनेशन आखिर क्या है और इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, और साथ साथ बिगिनर्स को क्या स्टडी प्लान लेकर चलना है, ये सब चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये यूजीसी एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन किसके द्वारा करवाया जाता है? एनटीए का। ओके, एग्जाम है यूजीसी का, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। कंडक्ट इसको करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन फॉर्मेट में। ओके, ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एबीसीडी ऑप्शन होता है, आपको टिक करना होता है जो भी सही आंसर है, और इसमें साथ साथ जो है आपके ऑनलाइन पेपर होता है। रिटन पेपर मतलब ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ठीक है ना। अब इस एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है यूजीसी एग्जामिनेशन, इसके तीन आयाम है। ओके, एक एग्जाम और तीन फायदे, सीधे बोल सकते हैं। एग्जाम एक सिंगल ही होता है, परंतु इस सिंगल एग्जामिनेशन से तीन लेवल के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि अगर आप एग्जाम में जेआरएफ, एक ही एग्जाम में तीन अलग अलग कट ऑफ आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग एग्जाम एक ही है, बट आप सिलेक्ट करें कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बेस पर। ठीक है, अवार्ड लेटर मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, और जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही नेट का सर्टिफिकेट मिलता है यहां पे, जिस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आप देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है कभी भी। ठीक है, लाइफ टाइम। और ऐसे ही नेट एग्जामिनेशन का एक स्कोर कार्ड भी आता है, और ये जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड को उपयोग होता है पीएचडी एडमिशन के लिए भी। किसी भी जगह पीएचडी एडमिशन हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज इसी नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर सीधे आपका पीएचडी एडमिशन या फिर इंटरव्यू करती है और आपका एडमिशन करवा देती है। पहले तो हमने समझ लिया कि इस एग्जामिनेशन में 3 स्तर है। अब आपकी क्वालिटी के और हो सकते परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंच पाते हैं, आप पीएचडी तक, आप नेट तक, या फिर जेआरएफ तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें एज लिमिट वगैरह भी सब कुछ होगा, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो तीनों ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, कि जेआरएफ या फिर पीएचडी, किसके लिए जाना चाहते हैं। आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिसका जैसे जेआरएफ हो चुका है तो फिर से उसको आवश्यकता नहीं, जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको फिर से आवश्यकता नहीं, तो अपने आवश्यकता के हिसाब से। ओके, न्यू बिगनर्स है, सीधी बात है, अगर आप बिगनर है तो तीनों पे टिक करेंगे। बस हाँ, एज आपकी बची हो, अब एज लिमिट वाला मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्म भरते टाइम ये आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेनिफिट का। ठीक है, आपने जान तो लिया कि यूजीसी एग्जामिनेशन क्या है क्या नहीं है, बट जब तक बेनिफिट ना पता हो तब तक किसी भी एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट क्यों ही आएगा। तो मैंने ये बता दिया कि 3 स्तर है एग्जामिनेशन के। अब इसका बेनिफिट, पहली बात कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ की आपको मिलती है स्कॉलरशिप, जिसमें 40,000 से ज्यादा, ठीक है, 40,000 पर मंथ जो है आपको मिलता है पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो पहला तो ये फायदा। उसके बाद, और ये 5 साल तक मिलेगा, फिर 20-25 लाख रुपए बन जाता है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। हर महीने 40,000 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 12 और 12 इंटू 5। ठीक है, तो ये तकरीबन 25-30 लाख रुपए के आसपास बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी रकम है उस वक्त के विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेट क्वालिफाई होता है तो आप देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल है। कहीं पे भी वैकेंसी निकलेगी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वैलिड कैंडिडेट माने जाएंगे। और इसी एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड है, इसका जो स्कोर कार्ड है, इसको रिक्वायर्ड आवश्यकता पड़ती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो पीएचडी एडमिशन आपका नेट स्कोर कार्ड जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, और ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, ये जो नेट का स्कोर कार्ड है ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये 3 साल के लिए, बट जो नेट का स्कोर कार्ड है एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा अगर आपके जेआरएफ नहीं होता है तो जो कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी और पीडब्ल्यूडी, इनके लिए और भी स्कॉलरशिप है। मान लीजिए जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाए, थोड़े से मार्क्स कम है, तो इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को भी उतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है। वो एक अलग से स्कॉलरशिप मिनिस्ट्रीज के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बेनिफिट। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस सब पे बात करेंगे नाउ। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता चलती जाए इस एग्जामिनेशन के बारे में, तैयारी के बारे में,
क्लासेस के बारे में, फ्री क्लासेस सब कुछ आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग तैयारी की आपकी मिस ना हो। ठीक है, नाउ अब जरा चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि भाई कौन कर सकता है। तो अगर आप एमए चल रहा है आपका, या फिर एमए कर चुके हैं, ठीक है, तो एमए पास्ड या फिर एमए अपीयरिंग, ठीक है, एमए आपका हो चुका है या, बट अगेन उसमें परसेंटेज है 55% कम से कम होना चाहिए। और बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 5% का रिलैक्सेशन है, जेंडर तो 50% पे चलेगा। ठीक है, तो 55% और 50% का, कि आपने एमए 55% से पास किया अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकी सबके लिए 50%। तो एमए चल रहा है, मतलब हो चुका है, अब चल रहा है, दोनों ही अपीयर कर सकते हैं। मतलब अक्सर पूछते हैं कि सर हम एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एमए में फर्स्ट सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं वो, बट मेजरली ये सजेस्ट किया जाता है कि थर्ड सेमेस्टर में, बिकॉज पहले एमए को थोड़ा पढ़ तो लीजिए, उसके बाद आप नेट का एग्जाम देंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छी बात ये होगी कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में जब आप एमए में हो तब आप अपीयर करें तो अच्छी बात रहेगी। बाकी कर आप सकते हैं एमए के फर्स्ट सेमेस्टर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हैविंग पास अ 4 ईयर, ओके, 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन वाला किया है तो 75 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और बाकी अदर कैटेगरीज में 70% वही हो जाता है। तो ये 4 इयर्स ग्रेजुएशन वाले, मतलब जिनका 8 सेमेस्टर वाला बैचलर्स था, वो भी कर सकते हैं, उनको मास्टर्स की जरूरत नहीं है। तो एमए अपीयरिंग, एमए पास, ये एलिजिबिलिटी हो गई। नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो जेआरएफ के लिए 30 साल की एज लिमिट है, जिस भी महीने में एग्जामिनेशन होगा उसकी पहली तारीख के हिसाब से। मान लीजिए जून 2026 में एग्जाम होना है, तो 1 जून को आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए जनरल के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और साथ साथ महिलाएं, इन सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल। तो एज लिमिट क्या है कि आप जनरल मेल है अगर, तो 30, जो मान लीजिए जून में एग्जामिनेशन होने वाला है, जब भी जिस भी महीने में एग्जामिनेशन होने वाला है उस महीने से 30 साल से कम 1 तारीख के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, 1 जून, जैसे अभी दिसंबर 2025 में एग्जाम हो रहा है तो उसके हिसाब से आप 1 दिसंबर 2025 से कैलकुलेट होगा। वैसे ही 35 साल बाकी कैटेगरी और 30 साल जनरल। ठीक है, बाकी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जितनी बार भी, तो कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। बहुत सारे यूपीएससी में अटेम्प्ट होते हैं, यहां कोई अटेम्प्ट नहीं, आप कितनी बार भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि जेआरएफ का फिर अप्लाई, जैसे मैंने जो आपको दिखाया ना अप्लाई नाउ, ठीक है, ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, ये जेआरएफ का अगर आप 30+ है तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। अगर आप महिलाएं हैं और अदर कैटेगरी से 35 साल तक ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, जनरल मेल है उनको तो मतलब ऑप्शन फिर आपको अकॉर्डिंगली दिखेंगे जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से। तो ठीक है, फाइन। बाकी अप्लाई आप डेफिनेटली नेट के लिए और पीएचडी के लिए अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं, यहाँ पे जेआरएफ के लिए 30 साल और ये है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आती है बात एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई। तो टोटल 150 सवाल आते हैं, जिसमें 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से, जिसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बिकॉज आपको प्रोफेसर बनना है तो पढ़ाते आना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, बेसिकली रीजनिंग, कम्युनिकेशन, मैथ्स, डीआई, इस प्रकार के सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह। तो 50 क्वेश्चन ऐसे जिसके 100 मार्क्स बनते हैं। और ऐसे ही पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। 300 में से आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं? 3 घंटे का पेपर रहेगा लगातार, कोई ब्रेक नहीं, एक साथ 3 घंटे की एक बैठक में 180 मिनट और 150 सवाल। ओके, 150 सवाल होंगे आपके पास, 300 मार्क्स होंगे और 150 क्वेश्चन, और कितने? 3 घंटे का 180 मिनट। इसमें आपको करना है नो नेगेटिव मार्किंग। और अच्छी बात बताता हूं कि यहाँ पे किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बिना डर के आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ना अब बात आती है कि सिलेबस कैसे मिलेगा। जब हमने सर आपने बता दिया तो सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस कहां मिलेगा? सिलेबस के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपली सर्च कीजिए यूजीसी-नेट एनटीए। तो यूजीसी-नेट एनटीए आपने सर्च किया तो यहाँ पे यूजीसी-नेट सिलेबस डाल देते हैं। ठीक है, मैंने वैसे लिंक भी दी है। तो यूजीसी-नेट सिलेबस सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिलेबस यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे जनरल पेपर का सिलेबस जो सबको डाउनलोड करना है, इंग्लिश और हिंदी में लगा है। और फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप सिलेबस को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसी ही बात आएगी सर कट ऑफ क्या होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ भी अच्छे खासे जाते हैं, इतना आसान नहीं है एग्जामिनेशन। तो वही अगर हम यूजीसी-नेट एनटीए देखें तो ये तो अभी लेटेस्ट वाली वेबसाइट है, जो पुरानी वेबसाइट में पिछली बार कट ऑफ दिख जाएगा आपको। तो
जो पिछली बार कट ऑफ गया है, ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ पे, हाँ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ओके, तो ये भी आपको दिख जाएगा। तो अच्छे खासे कट ऑफ जाते हैं, मतलब 300 मार्क्स में से, ओके, 300 में से 198, ओके, जनरल कैटेगरी इस प्रकार से, ये इकोनॉमिक्स का है। ऐसे ये पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में 300 मार्क्स में से 244, 300 में से 244 जिसके है, मतलब 122 क्वेश्चन के आसपास सही किए, 150 में से 122 क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। हर कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। ये जीआरएफ का कट ऑफ है, ये नेट का कट ऑफ है, ये पीएचडी का, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग कट ऑफ आप अच्छे से पूरी इस लिस्ट को देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज। आपको समझ में रहा है किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाता है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, सब कुछ, सबके कट ऑफ एक साथ आपको मिलेंगे। आराम से जाके आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में जीआरएफ का कितना, नेट का और पीएचडी का कितना कट ऑफ जा रहा है, और इससे थोड़ा बहुत आगे ही बढ़ेगा, कम नहीं होता है। हर बार कट ऑफ थोड़ा थोड़ा परसेंटेज आगे बढ़ता है, ठीक है ना। अब चलिए कट ऑफ की बात कर ली, अब प्रिपरेशन पे आते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है। चलिए सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि भाई इस कट ऑफ से डरिएगा मत। आपकी प्रिपरेशन के लिए हम जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो उसमें प्रॉपर आपको फाउंडेशन कोर्स, तो जो पूरा सिलेबस है यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, पेपर 1 और पेपर 2, एक इंक्लूसिव स्टडी, ये नहीं कि सिर्फ पेपर 2 पढ़ा दिया पेपर 1 नहीं, एक इंक्लूसिव स्टडी जिसमें पेपर 1 का पूरा फाउंडेशन बैच, पेपर 2 का फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम से पहले बूस्टर कोर्स, ये भी सब इसी के अंदर, ठीक है। मान लीजिए जैसे आके आप जून 2026 का आपने बैच लिया, तो आपको फाउंडेशन बैच में पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सिलेबस कवर, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ, और साथ साथ बूस्टर कोर्स भी जिसमें रिवीजन होगा, ठीक है। बूस्ट जैसे कि अभी दिसंबर वालों के लिए चल रहा है बूस्टर, वैसे ही जून वाले स्टूडेंट्स के लिए बूस्टर कोर्स आएगा जो कि इंक्लूडेड रहेगा, उसको आपको अलग से नहीं लेना। तो पेपर 1 पेपर 2 का बूस्टर कोर्स भी उसी में रहेगा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एवरीथिंग, मतलब 50 चीजों के लिए भटकना नहीं है कि स्टडी नोट्स कहां से मिलेंगे, ये कहां से मिलेगा, गाइडेंस कैसे होगा, ये सब कुछ एक जगह टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब बिगिनर्स को क्या चीज ध्यान रखनी है, वो जरा पॉइंट देख लेते फटाफट। तो बिगिनर्स को पॉइंट ध्यान रखना है सबसे पहला कि पहले आपको नदी में कूदने से पहले उसकी गहराई पता होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले देखिए कि पिछले सालों के सवालों में कैसे क्वेश्चंस आए, उससे आपको समझ में आया कि व्हाट दिस इज एक्सपेक्टिंग, तो आपको पता होगा कि मैं किस लेवल की मेहनत और किस प्रकार की मेहनत मुझे इसमें के लिए करनी है, ठीक है। तो ये, उसके बाद दूसरा आता है जो वीक एरियाज है उन कॉन्सेप्ट उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, जो आपके वीक यूनिट है, बिकॉज आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो पता ही है आपको, बट उस पर धीरे धीरे वर्क कीजिए, पेपर 1 पे फोकस कीजिए साथ साथ। तीसरी बात आती है फाइनाइट एंड ट्रस्टेड रिसोर्सेज, ये नहीं कि हाँ ये भी नोट्स, ये भी क्लास, 50 चीजें देख रहे हैं और कहीं, बिकॉज बहुत सारे डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली कि जो आपको अगेन, और यहां से पता चल जाएगा आपको, ये जो आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे उससे आपको समझ रहा है कि हाँ असलियत में क्या पढ़ना, और जहां से वो आपको मिल रहा है, जिस भी टीचर से, जिस भी क्लासेस से, उस पर आप रिलाई कीजिए। चौथी बात, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ओके, ये साथ साथ पढ़ाई के साथ बनाते रहना, जिससे आखिरी में रिवीजन, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिवीजन के लिए आपको लास्ट मिनट रिवीजन होना चाहिए कि ये पढ़ना है मुझे, आखिरी में अच्छे से रिवाइज करना है बार बार, ये फैक्ट है, एग्जाम में आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद पांचवी चीज आती है, इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 आवर्स, अभी से डेली 5 घंटे, बिकॉज पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, तो कम से कम 2 घंटे पेपर 1 की तैयारी में और 3 घंटे पेपर 2 की तैयारी में अकॉर्डिंगली आपको देते रहना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इस तरीके का गाइडेंस मिल जाएगा कि सिलेक्शन की कोई समस्या ही नहीं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है और यहाँ पे कूपन कोड भी है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी एडमिशन की, ठीक है। ये जो क्लास देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर जाके कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कोई भी कंसर्न है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। सो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, एंड आई होप कि इस छोटे वीडियो में मैंने आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, इसको क्वालिफाई कैसे करना है, और साथ साथ इसको प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो सब कुछ बता दिया है। तो अब इसके बाद एग्जामिनेशन की कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आप जुड़ जाइए और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के जो बेनिफिट हमने बात की है उस पर फोकस कीजिए और तैयारी में लग जाइए, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई जरूर करेगी, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन आल्सो।